नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियोस में मैंने आपको रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, जिसमें संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन, ये 4 प्रकार बताए थे। द्विविस्थापन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन या अवक्षेप बनता है, इसलिए उसको अवक्षेपण अभिक्रिया का नाम भी दिया जाता है। अब अभिक्रियाओं के 2 और प्रकार हैं, और किसी भी टॉपिक को वर्गीकृत या क्लासिफाई करने के लिए कोई न कोई आधार की जरूरत है। आज जो अभिक्रियाओं का प्रकार हम पढ़ने जा रहे हैं, उसमें जो आधार है वो है ताप परिवर्तन के आधार पर। देखिए, ताप परिवर्तन के आधार पर, देखिए, ताप परिवर्तन के आधार पर टेम्परेचर में क्या क्या चेंजेज आएंगे, इसके अनुसार अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती है। पहली जो अभिक्रिया है उसका नाम है, या आपने सुना भी होगा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। देखिए, ऊष्मा शोषी, इसको कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन। और दूसरी जो अभिक्रिया है वो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर आप विभिन्न एग्जाम के क्वेश्चंस देखेंगे तो ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन ध्यान रखें, इसके लिए आपको कोई अलग से अभिक्रियाएं याद करने की जरूरत नहीं है। जो अभिक्रियाएं हम पहले पढ़ चुके हैं उन्हीं को अगर ताप परिवर्तन के आधार पर देखेंगे तो कुछ अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी है और कुछ अभिक्रियाएं हैं ऊष्माक्षेपी है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल का पूछा जाए तो एक बात और याद रखना है, एक शब्द है एंथैल्पी। वास्तव में ये भी ऊर्जा परिवर्तन ही है, और इसके लिए है डेल्टा एच। और अगर डेल्टा एच का मान पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, और डेल्टा एच का मान नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक या ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हैं। ऊष्माशोषी किसे कहेंगे और ऊष्माक्षेपी किसे कहेंगे, ये बहुत जनरल टॉपिक है, आप पहले जानते भी हैं। अगर किसी अभिक्रिया में ऊर्जा या ऊष्मा का शोषण हो या ग्रहण की जाए तो ऊष्मा शोषी, और अगर किसी अभिक्रिया में ऊष्मा या ऊर्जा बाहर निकाली जाए तो क्या कहलाएगी, ऊष्माक्षेपी। तो आइए अब एक एक के बारे में बात करते हैं, और पहले शुरू करते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। देखिए, पहले हम पढ़ रहे हैं ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी को कहा जाएगा एंडोथर्मिक। देखिए क्या होगा, इसमें लिखवा देता हूं डेफिनेशन। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा या ऊष्मा का अवशोषण होता है, क्या कहलाती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। कोई भी ऊर्जा ग्रहण की जाए, अभिक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार से अगर ऊर्जा ग्रहण की जा रही है तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं,
ये आपको याद भी रखना है, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। देखिए, अब जब आप चीजों को आपस में कनेक्ट करने लग जाए तब ही पढ़ने का सही मतलब है। अगर मैं प्रकाश संश्लेषण की बात करूं तो याद कीजिए, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 जल के अणु, ऊर्जा किस रूप में अवशोषित की जाएगी? सूर्य के प्रकाश के रूप में। और कौन ग्रहण करेगा? क्लोरोफिल। और क्या बन जाएगा? ग्लूकोज। साथ में कौन सी गैस बाहर? ऑक्सीजन। और साथ में 6 जल के अणु। ये प्रकाश संश्लेषण की संतुलित अभिक्रिया है। देख लीजिए, अब इस अभिक्रिया में ऊर्जा जो है वो सूर्य के प्रकाश के रूप में अवशोषित की जा रही है, इसलिए ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान सूर्य के प्रकाश का अवशोषण होता है, इसलिए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। लेकिन इसी प्रकाश संश्लेषण के बारे में आपको 2 बातें और याद रखनी है। छोटे छोटे अणु मिलकर एक बड़ा अणु बन रहा है, इसलिए ये अभिक्रिया है उपचय। और उपचय का मतलब है एनाबॉलिक। और इस अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है, इसलिए ये किस अभिक्रिया का एग्जाम्पल हुआ? रेडॉक्स रिएक्शन। तो दोस्तों ध्यान रखिए, सबसे सिंपल है प्रकाश संश्लेषण की समीकरण याद करना। संतुलित समीकरण, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। जब ये अच्छे से याद हो जाए तो आप जानते हैं ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं स्वयंपोषी या ऑटोट्रॉप कहलाते हैं। और स्वयंपोषी जीवों में जो भोजन बनता है वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनता है। पत्तियों में यह घटना होती है, और कहां पर? हरित लवक में क्लोरोफिल इसके लिए जिम्मेदार है। क्लियर है बात? क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। ये भी आप याद रख लें। इसके बाद इस प्रकाश संश्लेषण से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये है, ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, इसमें एक बड़े अणु का निर्माण होता है, इसलिए ये एनाबॉलिक या उपचय अभिक्रिया है। और ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहे हैं, इसलिए ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, उसका पहला एग्जाम्पल देखा है हमने। लेकिन अब चीजों को कनेक्ट करते चलेंगे तब ही पढ़ने का सही मतलब है। क्लियर है बात? तो जब भी आपके दिमाग में प्रकाश संश्लेषण आएगा तो केवल यही नहीं, सिंपल तो यह है कि स्वयंपोषी जीव अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। दूसरी चीज याद रखना है ये संतुलित समीकरण। तीसरी चीज याद रखनी है क्लोरोफिल में कौन सा तत्व होता है। चौथी चीज सूर्य के प्रकाश का अवशोषण होता है, इसलिए कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्मा शोषी। इसमें छोटे छोटे अणु मिलकर एक बड़ा अणु बनाते हैं, इसलिए ये उपचय अभिक्रिया है। याद रखें, उपचय, उपचयन नहीं। उपचयन का मतलब तो ऑक्सीकरण होता है, ये अलग है उपचय जिसको एनाबॉलिक कहते हैं। अगर कोई छोटे छोटे अणु मिलकर बड़ा अणु बनाए तो उपचय, और बड़ा अणु टूटकर छोटे छोटे अणु में बदल जाए तो अपचय। और इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है, इसलिए कौन सी अभिक्रिया है? रेडॉक्स रिएक्शन। देख लीजिए, अभी हम बात कर रहे थे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के बारे में। देखिए, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। और पहला उदाहरण हमने अच्छे से पढ़ लिया था,
प्रकाश संश्लेषण। दूसरे उदाहरण में आप यूं याद रख लें कि जितने भी वियोजन हैं या जितने भी अपघटन हैं, ये सारे के सारे ऊष्माशोषी या एंडोथर्मिक रिएक्शन है। मैंने आपको बता रखा है, जब वियोजन अभिक्रिया बताई, ताप द्वारा हो तो तापीय अपघटन, अगर विद्युत धारा द्वारा हो तो विद्युतीय अपघटन, और अगर प्रकाश द्वारा हो तो प्रकाशीय अपघटन। लेकिन किसी भी तरीके से अगर ऊर्जा अवशोषित होकर कोई एक अभिकारक टूट रहा है, इसका मतलब ऊर्जा अवशोषित हुई है, तो कौन सी अभिक्रिया हो गई? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अगर इसके उदाहरण के बारे में बात करें तो देखिए, पहला ही देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन गैस निकलती है वो जल के प्रकाशिक अपघटन से निकलती है। दो जल के अणु सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल जाते हैं। ये मैंने आपको बहुत बार बता भी दिया है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन जल से प्राप्त होती है, और जल के कौन से अपघटन से प्राप्त होती है? प्रकाशिक अपघटन से। तो वियोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल आप सारे देख लें, जितने भी एग्जाम्पल है वो सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? ऊष्माशोषी अभिक्रिया के। एक और मैं इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूं, ये नाम भी आपको याद रखना है, सिल्वर ब्रोमाइड। और ये सिल्वर ब्रोमाइड का भी प्रकाशीय अपघटन है, फोटोलाइसिस है, सूर्य के प्रकाश के द्वारा। इसमें क्या होता है? सिल्वर ब्रोमाइड AgBr टूट जाता है Ag और Br2 में। अगर बैलेंस करेंगे तो यहां पर 2 और यहां पर 2। और याद रखें, यही अभिक्रिया है जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड के प्रकाशिक अपघटन का। और भी ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं हैं, लेकिन ये 3 तो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। प्रकाश संश्लेषण, जल का प्रकाशिक अपघटन एक तरीके से प्रकाश संश्लेषण में ही होता है, और सिल्वर ब्रोमाइड का प्रकाशिक अपघटन जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज आती है। देख लीजिए, आगे देखते हैं। आगे अगर अपन बात करें तो दूसरा जो प्रकार है वो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसको कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डेफिनेशन लिखवा देता हूं, आपको पता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऊर्जा, एनर्जी या ऊष्मा, हीट बाहर निकलती है। ये देखिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा या ऊष्मा बाहर निकलती है क्या कहलाएगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसके भी एग्जाम्पल मैं आपको वही बताऊंगा जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते। दोस्तों, आपको जो भी वीडियो जिस पर्टिकुलर ऑर्डर में मिल रहे हैं उसी ऑर्डर में आप पढ़ें। नहीं समझ में आए तो थोड़ा सा रिवाइज करें। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जिस ऑर्डर में मैंने आपको वीडियो डाले हैं उसी में अगर पढ़ते चलेंगे तो आपको साइंस के जो क्वेश्चन है वो बड़े आसानी से सॉल्व होने वाले।
एक समझ बनेगी विज्ञान के क्वेश्चन सॉल्व करने के प्रति। वरना तो फिर यही होगा कि यार 5 क्वेश्चन छोड़ ही देते हैं, या 2 ही तो क्वेश्चन आएंगे, 3 ही तो क्वेश्चन आएंगे। लेकिन याद रखें, सिलेक्शन बस इतनों से ही रुका हुआ है। आप सब लोग ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं और उन्होंने 2 या 3 एग्जाम 2 या 3 नंबर, आधे नंबर से चूक रहे हैं, और इस वजह से जीवन के जो 5 साल है, 10 साल है, वो किन परिस्थितियों में गुजर रहे हैं वो आप भी जानते हैं। तो चाहे क्वेश्चन 1 आए, चाहे 2 आए, उसके लिए कोई भी बुक पढ़नी पड़े, बस ध्यान रखें जो कंटेंट आप पढ़ रहे हैं उससे ये निश्चिंत हो जाए कि अब हाँ, मैं इसको समझ रहा हूं, इसको रिवाइज कर रहा हूं, अगर इसमें से क्वेश्चन आया तो गलत नहीं होगा। और मैं आपको पूरा भरोसा दिलवाता हूं, अगर आपने मेरा जो कंटेंट है उसको सिस्टमेटिक पढ़ा और रिवाइज किया, एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से सॉल्व करेंगे। देखिए, तो पहला जो एग्जाम्पल है वो है श्वसन, रेस्पिरेशन। श्वसन की संतुलित समीकरण देखिए, क्या होता है? ग्लूकोज 6 ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटकर 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 जल के अणु और ऊर्जा। सबसे पहले तो आप ये संतुलित समीकरण याद रखें। दूसरा, श्वसन कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें ऊर्जा बाहर निकलती है। ये देख लीजिए, अगर किसी रिएक्शन में ऊपर तीर है इसका मतलब बाहर निकल रही है, और नीचे तीर है इसका मतलब अवक्षेप बन रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है। देख लीजिए, इसी श्वसन के बारे में कुछ पॉइंट और याद रखो। एक बड़ा अणु छोटे अणुओं में टूट रहा है, तो ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण हो गया? अपचय, जिसको बोलेंगे कैटाबोलिक। प्रकाश संश्लेषण कौन सी अभिक्रिया है? एनाबोलिक, उपचय। और श्वसन कौन सी अभिक्रिया है? कैटाबोलिक, अपचय। यहां देख लीजिए, क्लियर है बात? श्वसन कौन सी अभिक्रिया है? अपचय है, और इसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, इसलिए क्या हो रहा है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आराम से देखिए इसको, क्लियर है बात? अगर इसको भी देखेंगे तो इसमें भी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहे हैं, तो ये भी किस अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो सकता है? रेडॉक्स अभिक्रिया का। तो 3 हो गए, ऊष्माक्षेपी, अपचय और रेडॉक्स रिएक्शन। किसके बारे में? श्वसन के बारे में। दोस्तों, एक हल्की सी बात मैं आपको यहां बता देता हूं। जनरली जब भी अपन सोचते हैं कि श्वसन किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे सांस अंदर लेना और बाहर लेना, ये श्वसन है, जबकि ऐसा नहीं है। श्वसन एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कार्बनिक पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल, या यूं कह सकते हैं अकार्बनिक पदार्थ बनाते हैं। कार्बनिक पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटकर क्या बनाएंगे? अकार्बनिक पदार्थ बनाएंगे। इसी को क्या कहा जाएगा? श्वसन कहा जाएगा। हाँ, अगर ऑक्सीजन अनुपस्थित है तो अवायवीय श्वसन, और अगर उपस्थित है तो वायवीय श्वसन कहा जाएगा। देख लीजिए, इस ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में एक और एग्जाम्पल है, वो है कंपोस्टिंग। कहीं भी कचरा पड़ा हुआ है तो वो सड़ता रहता है, अगर आप वहां पर जाएंगे तो बदबू के अलावा वहां पर उमस या हीट भी रहती है। क्यों? क्योंकि कंपोस्टिंग के दौरान क्या होता है? ऊष्मा बाहर निकलती है, और अगर ऊष्मा बाहर निकले तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई। ये भी एक क्वेश्चन था कि कचरे के ढेर के पास जाने पर अधिक गर्मी या ऊष्मा महसूस होती है। क्यों? क्योंकि कचरे में क्या हो रहा है? कंपोस्टिंग,
सड़ने को ही कंपोस्टिंग कहते हैं। और इस वजह से ऊष्मा बाहर निकल रही है, और ऊष्मा बाहर निकल रही है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो आपको वहां पर गर्मी महसूस होगी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक और एग्जाम्पल आप याद रखें, और ये तो मैंने आपको हर जगह बताया है, ये अभिक्रिया तो आपको याद ही हो जानी चाहिए। ये है थर्मिट अभिक्रिया। ये पूरा जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें अगर आपको थर्मिट अभिक्रिया अच्छे से आती है और उसके बारे में भी अगर अपन समझ लें तो भी लगभग आधा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थर्मिट अभिक्रिया क्या होती है? थर्मिट अभिक्रिया देखिए, आपके पास Fe2O3 साथ में एल्यूमिनियम था, हुआ क्या? Al2O3 साथ में आयरन बना, और यहां पर बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा बाहर निकलती है। और मैंने आपको बताया था ये ऊष्मा इतनी अधिक बाहर निकलती है कि इसकी वजह से ये जो लोहा होता है ये कौन सी अवस्था में मिलेगा? द्रव अवस्था में। थर्मिट अभिक्रिया में प्राप्त लोहा द्रव अवस्था में या तरल अवस्था में मिलता है। इसलिए इस अभिक्रिया का इस्तेमाल रेल की पटरियों को जोड़ने में किया जाता है। रेल की पटरियों को जोड़ने में। और दूसरा एक और उपयोग हो जाएगा बड़ी मशीनों की दरारें भरने में। थर्मिट अभिक्रिया का देखिए, इस अभिक्रिया में अगर आप देखें ध्यान से तो ये जो एल्यूमिनियम है इसने आयरन को हटा दिया है। इसलिए ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण हो गई? डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन अभिक्रिया। इसी अभिक्रिया में ऊर्जा या ऊष्मा बाहर निकल रही है, इसलिए ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण हो गई? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। थर्मिट अभिक्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल सकते हैं। इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, इसलिए इसको क्या कह सकते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कह सकते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। देख ली, क्लियर है बात? तो ये थी थर्मिट अभिक्रिया। हमने ताप परिवर्तन के आधार पर, टेम्परेचर में चेंजेस के आधार पर रिएक्शन के टाइप देखे हैं, जो दो टाइप के हैं। पहला है एंडोथर्मिक ऊष्मा शोषी, दूसरा है एक्सोथर्मिक ऊष्मा सेपी। अगर ऊष्मा ग्रहण की जाए तो ऊष्मा शोषी, और अगर ऊष्मा बाहर निकाली जाए तो ऊष्मा शेपी। क्लियर है बात? ऊष्मा शोषी के अंदर हमने एग्जाम्पल पढ़े प्रकाश संश्लेषण, और साथ में जितने भी अपघटन या वियोजन अभिक्रियाएं हैं वो सब किस में आएंगे? ऊष्मा शोषी में। फिर हमने देखा ऊष्मा शेपी के बारे में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में, और वहां पर हमने एग्जाम्पल पढ़ा श्वसन, कंपोस्टिंग और थर्मिट अभिक्रिया। ये जितने भी एग्जाम्पल और जो भी तरीके से मैंने आपको बताए हैं उनको आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से इनके बेहतरीन नोट्स बनाएं और बार बार रिवाइज करें। बार बार रिवीजन अगर आप नहीं कर पाएंगे, मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया ऊष्मा शोषी और ऊष्माक्षेपी, फिर आप किसी और बुक से भी पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पर कोई और वीडियो भी देख रहे हैं, सबका नोट्स बना लिए, इतने में एग्जाम आ गया और अगर रिवीजन सही नहीं हो पाया तो फिर आपकी तैयारी का कोई मतलब नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, पढ़ाई इसके कुछ स्टेप्स हैं। पहले आपका मन करे पढ़ने का, फिर उसके बाद कोई आपको पढ़ा रहा है उसकी शैली आपको समझ में आए। जरूरी नहीं है जिस पैटर्न से मैं आपको पढ़ा रहा हूं आपको समझ में आए। अगर नहीं आ रहा है कोई दूसरा देखिए जिससे आपका ट्यूनिंग मैच करे और आपको लगे कि हाँ यार ये सर पढ़ा रहे हैं, मुझे अच्छा समझ में आ रहा है। जब समझ में आने लगे अच्छे से नोट्स बनाइए और उनका बार बार रिवीजन कीजिए, और जब बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाए
तो कहीं पर भी बैठकर टेस्ट दीजिए। घर पर भी अगर आप 10 क्वेश्चन भी सॉल्व करें तो बिल्कुल उस डेकोरम के साथ सॉल्व करें कि आप एग्जाम में बैठे हैं और आपको ये 10 क्वेश्चन सॉल्व करने, क्योंकि अगर वो अप्रोच नहीं आ पाएगी। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कितने भी टेस्ट दे लें, एग्जाम के अंदर जो मेंटेलिटी रहती है वो बाहर ना किसी संस्था में ना आपके घर पर आ पाती है। क्यों? क्योंकि हमने कभी टेस्ट सीरियसली दिए ही नहीं। इसके बारे में भी मैं आपको कभी बताऊंगा। ये जो परंपरा है टेस्ट की, हाफ ईयरली एग्जाम की और फिर एक फाइनल एग्जाम की, ये यूं ही नहीं है। पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट, तीसरा टेस्ट, फिर हाफ ईयरली एग्जाम और फिर लास्ट में ईयरली एग्जाम। क्यों? आपके शरीर के अंदर एक एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है। किसी भी समय अगर आप डर गए तो ये हार्मोन के द्वारा उसको कंट्रोल करती है। अब आपको बार बार ऐसी सिचुएशन में रखा जाता है ताकि आपका शरीर अडेप्ट हो जाए। अगर डायरेक्ट आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, सबके दिमाग में ये कचरा भरा हुआ है कि मैं तो नहीं, मेरी तैयारी हो गई, एग्जाम में जाऊंगा, आराम से कर दूंगा। पहले अगर जाऊंगा या कम नंबर आ गए किसी का टेस्ट देने से तो कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। आप बस ईमानदारी से टेस्ट दीजिए। आपके नंबर कितने आ रहे हैं ये मायने नहीं रखता है। आप 3 घंटे या 2 घंटे तक उस टेस्ट में किस अपीरियंस के साथ बैठे हैं ये महत्वपूर्ण है। क्लियर है बात? तो रिवीजन कीजिए, टेस्ट दीजिए। टेस्ट मैं चाहूंगा आप कोई भी, अगर आपके पास क्वेश्चन फॉर्मेट है, घर पर भी हो सकता है। अगर आपको लगे किसी संस्था में ऐसा बढ़िया टेस्ट सीरीज चल रही है, वहां पर भी जा सकते हैं। क्लियर है बात? तो ये टॉपिक था दो अभिक्रियाएं या दो प्रकार, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी। अगर आप पूरे वीडियो को जो मैं आपके लिए डाल रहा हूं ध्यान से देखेंगे, ज्यादा लंबे वीडियो नहीं डाले जा रहे और कॉन्सेप्ट और क्लियरिटी के साथ वीडियो डाले जा रहे हैं। तो अगर आप सभी को सिस्टमेटिक देखेंगे तो मुझे ये आशा है कि आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखो, अच्छे से नोट्स बनाओ, बार बार रिवाइज करो और अपनी तैयारी को बेहतरीन करो। थैंक यू, धन्यवाद।